हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। तो हमने पहले कल पढ़ लिया था, पहले पार्ट में हमने पहले बता दिया है जो जो कि हमारा हाई स्कूल का जो साइंस बुक से पहला लेसन है फिजिक्स का, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपरिवर्तन। इसमें हमने पहले पहले वीडियो में पहले पार्ट में जो कि इसका पहला पार्ट है उसमें हम पढ़ लिए थे कुछ टॉपिक्स। जैसे जो टॉपिक हमने पढ़ लिया था उसमें से है प्रकाश का परावर्तन के नियम, दर्पण और गोलीय दर्पण। इन सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। और जो वीडियो हाई स्कूल में है और 2020 से 21 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और वो फ्रेंड्स भी या स्टूडेंट भी जो देखें जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और डीआरडीओ एमटीएस, क्योंकि इसमें इसके सिलेबस में साइंस फिजिक्स है और जिसमें कि इससे फिजिक्स से बहुविकल्पी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इस हम ये जो भी थ्योरी है इसको पढ़ने के बाद हम आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न भी हल कराएंगे। तो इससे पहले हम इसे पढ़ लें। देखिए, हमने पढ़ लिया था गोलीय दर्पण क्या होता है। अब देखिए पढ़ना है हम लोगों को गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, यानी दो गोलीय दर्पण होते हैं। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों जो हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण से ही ये टूटकर दो दर्पण बने हैं। जैसे एक होता है हमारा दर्पण और ये जो है गोलीय दर्पण है। दर्पण जो होता है वो सीधा होता है, जिसकी एक साइड कलई किया जाता है और एक सतह जो होता है चमकदार होता है, जिससे प्रकाश का ऐसे परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश ऐसे आता है यानी आपतित किरण आती है और इस कांच से यानी जो भी चिकना तल है इससे टकरा कर परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन में यही होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर और किसी चिकने तल से टकराती है, चिकना तल है, चिकने तल से टकराती है, तो वह उस तल से टकराने के बाद यानी परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही माध्यम है। और माध्यम क्या है? जैसे माध्यम ये इधर का जो कांच है, ये कांच के इस साइड का एक माध्यम है और कांच के इस साइड का एक माध्यम है, दो माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराती है तो वह परावर्तित होकर फिर से पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हम एक बार और रिपीट कर दिए जिससे आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, और यह प्रकाश का परिवर्तन जो है यह दर्पण से भी होता है। जैसे दर्पण एक सीधा दर्पण होता है जिसके एक साइड कलई किया जाता है और एक साइड चमकदार होता है, तो उस पर से यह प्रकाश का परिवर्तन होता है। और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो गोलीय दर्पण में क्या है, गोला कांच का गोला होता है जिसे हम अगर कहीं से काट दें, जैसे यहाँ से अगर काट दें, इसके आधे ब्रिज से भी आधे से भी कम पर काट दें और ये हिस्सा हम इधर ले लें और इसको लेने के बाद किसी एक साइड से कलई कर दिया जाए और तो एक सतह चमकदार बना दिया जाए। जैसे इस साइड का जो है सतह इसे चमकदार बना दिया जाए तो जो चमकदार सतह है उस पर से प्रकाश का परिवर्तन होने लगेगा और हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त होगी। ज़रूरत पड़ने जैसे वस्तु की स्थिति के अनुसार अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब किसी कांच के किसी गोलीय कोष को हम काटते हैं तो उससे हमें दो दर्पण प्राप्त होते हैं, दो गोलीय दर्पण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? तो एक अवतल और एक दूसरा होता है हमारा उत्तल। ठीक है, अब देखिए अवतल और उत्तल क्या होते हैं, यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण।
तो जो हमारा अवतल दर्पण है, यदि खोखले गोले, इनका है ना भाई खोखले गोले, यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे हुए यानी उठे हुए, जैसे मान लीजिए ये है गोली को, उसका एक कटा हुआ भाग है और इसकी क्या कर रहा है, उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए। कलई कर दिया जाए यानी पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, किसी ऐसे चीज़ से पॉलिश कर दिया जाए जिससे मतलब प्रकाश इस साइड से होकर इस साइड न जाए, ठीक, प्रकाश जब आए तो यहाँ से परावर्तित हो जाए, किसी ऐसे चीज़ से कलई किया जाए, ठीक है। तो जब हम ऐसे इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उठे हुए भाग पर किया, अवतल दर्पण का मतलब उत्तल यानी उठे हुए भाग पर कलई किया जाता है, ठीक। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में ये होता है कि ऐसा है जो धंसा हुआ है हमारा, तो इसके हम धंसे, इसके जो धंसे यानी अवतल सतह जो होता है, अवतल यानी धंसा हुआ जो भाग होता है उस पर कलई किया जाता है। और धंसे हुए भाग पर कलई करके, धंसे हुए भाग पर कलई करके हम इसके उभरे हुए यानी उठे हुए तल को चमकदार बना देते हैं, जिससे ऐसे चमकदार बना देते हैं कि जो प्रकाश जो होती है वो इस साइड से होकर इस साइड न जाए, ठीक। जब प्रकाश आए तो इधर से ही परावर्तित होकर फिर से उसी माध्यम में चली जाए। तो जो ये दर्पण प्राप्त होता है, जो गोली दर्पण प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल, ठीक। और इसे हम कहते हैं अवतल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अवतल दर्पण जो होता है, देखिए अवतल, अवतल मतलब धंसा हुआ, उत्तल मैंने उठा हुआ, उत्तल मैंने उठा हुआ मतलब होता है। देखिए अवतल का मतलब हुआ कि अवतल में क्या हो गया, उठे हुए भाग को कलई की जाती है, और उत्तल में क्या होता है, अवतल, यानी इन दोनों के नाम को उल्टा कर देना है। सॉरी फ्रेंड्स, वो फ़ोन आ गया था इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। चलिए फ्रेंड, हम लोग हम ये बता रहे थे कि अवतल दर्पण जो होता है और उत्तल दर्पण, इन दोनों में डिफरेंस बता रहे थे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं जो कि याद करने में आप लोगों को आसानी हो। तो देखिए इसमें डिफरेंस यही होता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जैसे अवतल दर्पण का याद करें तो अवतल दर्पण में इसके विपरीत जो उत्तल दर्पण होता है उसका नाम लेंगे। अवतल दर्पण में उत्तल यानी उत्तल का मतलब उठा हुआ जो भाग है उस पर कलई किया जाता है। उत्तल मतलब होता है उठा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ भाग। और अवतल में हम उत्तल में क्या करेंगे, अवतल का नाम लेंगे। अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, यानी उत्तल में धंसे हुए भाग पर कलई किया जाता है और जो उभरा हुआ भाग होता है वो चमकदार होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा अवतल, और ये है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल, ठीक है। ये जो होता है उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग जो होता है ये चमकदार होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और जो अवतल जो होता है उसमें धंसा हुआ भाग जो चमकदार होता है, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। ऐसे अब चलते हैं, देखिए इस गोलीय, ये भी एक दोनों गोलीय दर्पण थे, और इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद हैं जो कि इस गोलीय दर्पण में पाए जाते हैं। देखिए ये प्रमुख पद क्या हैं। किसी भी गोलीय दर्पण में देखिए वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, ध्रुव होता है जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं, और वक्रता केंद्र को C से इंडिकेट करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होती है इसको R से इंडिकेट करते हैं। मुख्य फोकस होता है, इसमें फोकस दूरी होती है जिसे हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, और फोकस तल होता है, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है जिसे हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, यह जो होती है गोलीय दर्पण में चिन्ह के अनुसार उत्तल और अवतल दर्पण में इसका जो चिन्ह होता है यह क्या लिया जाता है। जैसे उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसकी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी स्मॉल जो f होता है, इसको हम सदैव धनात्मक लेते हैं,
और अवतल दर्पण जो होती है इसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक का मतलब आगे हम चल के पढ़ेंगे ऋणात्मक और धनात्मक क्यों लिया जाता है। देखिए अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, अगला जो टॉपिक है ये हेडिंग है जो है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी स्मॉल f जो होता है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का आधा होता है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि R = 2 इंटू f, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण हुआ ना, क्योंकि इसके उत्तल जो भाग है इस पर कलई किया जा रहा है, तो इसकी जो ये है हमारा फोकस तल ध्रुव है। ठीक है, और ये जो हमारा f है स्मॉल f यानी फोकस दूरी, और इसी का अगर दुगुना हम ले लें तो यहाँ पे हमारा इसका प्राप्त हो जाएगा c वक्रता त्रिज्या। यानी इसे हम कह सकते हैं अगर ये स्मॉल f है, इसकी दूरी स्मॉल f है, तो ये जो होगी इसकी वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी 2f कहा जाएगी। ठीक है, जिसे हम R से भी इंडिकेट करते हैं, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कह रहे थे कि जो दर्पण जो होता है उसमें ध्रुव होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, इसे हम P से इंडिकेट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए ये जो होता है हमारा ध्रुव होता है, यहाँ पे हमारा होता है ध्रुव जिसे हम इंडिकेट करते हैं P से, और इससे कुछ दूरी पे होता है हमारा फोकस दूरी। ये जो होता है ध्रुव फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस बिंदु, ये ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी कहलाती है। स्मॉल f इंडिकेट करते हैं, ये जो होता है हमारा फोकस दूरी हो गया। और इससे दोगुना दूरी पर यानी 2f की दूरी पर ध्रुव से 2f की दूरी पर क्या होता है हमारा c वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र, जिसे हम R से इंडिकेट करते हैं। और यही दोगुनी दूरी पर हमारा प्राप्त होता है ये वक्रता केंद्र, जिसे हम वक्रता त्रिज्या की दूरी पर होती है, जो कि वक्रता त्रिज्या की दूरी पर होती है और 2f की दोगुनी दूरी पर होती है, स्मॉल f की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, अब देखिए दर्पण, गोलीय दर्पण में कुछ फार्मूला होता है, और वो कैसे होता है कि जो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है, ऐसे ये हमारा हम अवतल दर्पण बना रहे हैं क्योंकि इसके अवतल भाग पे कलई किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जब हम दर्पण से किसी वस्तु को किसी दूरी पर रखते हैं, मान लीजिए ये हमारा वस्तु है, इसको हम A और B, ये A B वस्तु है, और इसको हम दर्पण से कितनी दूरी पर रख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा जो दूरी है इसे हम स्मॉल u मान लेते हैं। u मानते नहीं है जबकि ये u होता ही है, तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी जो होती है इसको हम u से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल u से। और प्रतिबिंब बनने के बाद जो होता है क्या है कि जब प्रतिबिंब बनता है तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा प्रतिबिंब मान लीजिए बन रहा है यहाँ पे, ये A डैश और B डैश। ठीक, तो ये जो प्रतिबिंब वस्तु के जो ये यहाँ पे A डैश होगा, यहाँ B डैश होगा, तो ये जो होगा हमारा जो वस्तु की दूरी होगी, और जो प्रतिबिंब से दर्पण की जो दूरी होगी उसे हम स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी तो आप जानते हैं, यहाँ पे हमारा ये फोकस दूरी है, यहाँ पे जो है हमारा फोकस दूरी यहाँ पे, और ये जो है हमारा वक्रता मान लेते हैं यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके कंडीशंस। तो जो वस्तु की दूरी होती है स्मॉल u, v और f,
इन तीनों में संबंध क्या होता है एक गोलीय दर्पण में? तो एक गोलीय दर्पण में इन तीनों का यही संबंध होता है कि U और V, U का व्युत्क्रम और V का व्युत्क्रम का योग जो होता है इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि F U इंटू V, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं U प्लस V इंटू UV, ठीक है। या U, देखिए U प्लस V बाई UV इक्वल टू 1/F। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा UV अपन U प्लस V। यही का हमको, इससे हम क्या कर सकते हैं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, अगर ये हमें ज्ञात हो तो इससे हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है गोलीय दर्पण का। अगर हमें वस्तु की दूरी ज्ञात हो, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी हो और फोकस दूरी भी दिया हो तो हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी हो, फोकस दूरी वस्तु की दूरी दी हो तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी दी हो और वस्तु की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। यही मेन फार्मूला है और इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको इग्नोर ना करें, इसे नोट करें। अगर आपके पास कापी किताब लेकर बैठे हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है, इससे पहले हम एक देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप गोलीय दर्पण या दर्पण का कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है हमारा इतना जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें देखिए पूरा जो प्रकाश चैप्टर है और जो गोलीय दर्पण उससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये याद नहीं करते हैं तो आपको प्रकाश या गोलीय दर्पण या दर्पण के बारे में पढ़ना व्यर्थ है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि चिन्ह के अनुसार अवतल दर्पण में जो U तथा F जो होता है सदैव ऋणात्मक होता है। U क्या है? तो U जो है वस्तु से दर्पण की दूरी है, यानी और वस्तु की दूरी हम कह सकते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है ना। और V क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी। V क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी है। और स्मॉल f तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि U और F यानी वस्तु की दूरी और फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। एक तो बनता है वास्तविक और दूसरा बनता है आभासी। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? आभासी अगर बनता है तो उसके लिए हम धनात्मक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे धनात्मक लेते हैं। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसे हम प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। देखिए एक बार और देख रहे हैं, अवतल दर्पण में जो वस्तु की जो दूरी होती है और फोकस दूरी जो होती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं, यानी नेगेटिव लेते हैं। अगर क्वेश्चन हल करना है तो उसमें हम वस्तु की जो दूरी होती है अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक लेते हैं, और उसमें प्रतिबिंब क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दूसरा बनता है आभासी, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये है अवतल दर्पण के लिए वास्तविक जब बनता है तो उसमें हम जो V का मान होता है उसे हम निगेटिव लेते हैं। और इसमें आभासी जब बनता है तो इसमें V का मान क्या होता है? हम पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल f का मान होता है ये भी हम
निगेटिव में लेते हैं। जो स्मॉल f का मान जो होता है अवतल दर्पण के लिए निगेटिव लेते हैं, स्मॉल u का मान भी अवतल दर्पण के लिए निगेटिव लेते हैं। देखिए अब क्या है, ये तो अवतल दर्पण के लिए हुआ, लेकिन उत्तल दर्पण में u का मान जो होता है यानी वस्तु की जो दूरी होती है उत्तल दर्पण में जो होती है, उत्तल दर्पण में स्मॉल u क्या होता है और f स्मॉल u और f जो होता है सदैव वही धनात्मक लिया जाता है। u और f जो है सदैव धनात्मक को लिया जाता है। सॉरी u नहीं भी है, सॉरी जो भी और f जो है हमेशा धनात्मक लिया जाता है। धनात्मक का मतलब यह होता है कि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्राप्त होता है, ठीक है। और जो वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम निगेटिव में लेते हैं, वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु किधर रखी जाती है और उधर रखी जाती है तो उधर पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं। तो देखिए ये भी कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये दर्पण है हमारा अवतल दर्पण है ना, क्योंकि उसके उत्तल भाग पे कलई किया जा रहा है। अब देखिए अगर वस्तु रखी जाएगी तो किधर रखी जाएगी, तो वस्तु किधर रखी जाती है, तो वस्तु इधर किसके चिकने सतह के आगे रखी जाएगी। वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यह ए और बी वस्तु है, कोई रख दिया गया। अब यहाँ से हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका अधिकतर जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक और आभासी दोनों। इसने क्या दिया था कि वास्तविक, इसमें u का मान जो होता है हमेशा सदैव ही ऋणात्मक होता है ना। इसमें u तथा f का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसमें वस्तु कहाँ रखी जा रही है, इसके आगे रखी जा रही है, यानी u इधर होगा और प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो प्रतिबिंब इधर होगा, ठीक है ना। आभासी बने तो इधर होगा यानी पॉजिटिव में होगा, और वस्तु अगर वास्तविक बने तो वस्तु की तरफ ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब में अगर वास्तविक बन रहा है यानी नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव किधर होगा, तो ये हमारा दर्पण है, और दर्पण का ये साइड कौन सा है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा है लेफ्ट, और ये साइड कैसा है, ये है हमारा राइट। तो इसे आप देखिए ध्यान दीजिए, इसे आप ध्यान दीजिए कि दर्पण का जो लेफ्ट साइड होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और दर्पण का जो राइट साइड होता है उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं। अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर अवतल दर्पण अगर आप बना रहे हैं तो समझ जाइए कि जिधर वस्तु है उधर ही अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के तरफ ही बनेगा अवतल दर्पण में, ठीक है। और जो आभासी प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी इस साइड, ठीक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के लेफ्ट साइड में बनेगा, इधर इस साइड बनेगा, यानी उसका जो चिन्ह होगा उसे स्मॉल भी में लेंगे, यानी निगेटिव में लेंगे। अगर वह प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो किधर बनेगा, तो वो बनेगा हमारा राइट साइड में, जो कि पॉजिटिव में होगा, यानी प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कभी नहीं, अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया ना, अगर यही हम लिख दें अवतल दर्पण बना दें, अरे उत्तल दर्पण बना दे रहे हैं, मान लीजिए हमने उत्तल दर्पण बना दिया, तो हम वस्तु किधर रखेंगे, इसके इस साइड रखेंगे ना। तो ये कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, ये कौन सा साइड हो गया, राइट साइड। तब बताइए इसमें कह रहा है ना उत्तल दर्पण का जो वस्तु के जो u का मान होता है उसे हमेशा निगेटिव लेते हैं, तो ये लेफ्ट साइड हुआ कि नहीं हुआ ना।
अब प्रतिबिंब क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब जो होता है धनात्मक लिया जाता है, भी का मान जो होता है धनात्मक लिया जाता है, यानी भी क्या है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी है यानी वो धनात्मक लेना है, तो धनात्मक किधर है, दर्पण के राइट साइड में है ना। और दर्पण जब धनात्मक बनता है प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यानी प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। जब इधर बनने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है। और जो भी का मान जो है वो पॉजिटिव में होगा। ये कंसेप्ट आप याद रखिए कि दर्पण के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होता है, इसी से हम बस पता कर लेंगे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। दर्पण का लेफ्ट साइड होता है हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है और राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। अब आप अवतल दर्पण लिख करके इसे सत्यापित करें या उत्तल दर्पण लिख के सत्यापित करें, यह राइट ही है तो राइट ही है, ठीक है। बस ये आपको कंसेप्ट याद है, ये तथ्य याद है तो आपको इसे ये पूरा है इसे आप नहीं भूल पाएंगे। ये जो है पूरा आप इसे नहीं भूल पाएंगे, ठीक। अगर ये आपको याद है तो ये चीज़ आपको याद है तो आप इसे नहीं भूल पाएंगे। इसे आप मतलब क्लियर कर लेंगे कि हाँ यही है, यही सही है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। अब चलते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न के तरफ। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपसे हल करवा लें ताकि आपको छुट्टी दें अब, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दिया है, अगर आपको क्वेश्चन फार्मूला याद है, दो क्वेश्चन फार्मूला पढ़े हैं हम, एक पढ़े हैं F=R/2 और एक पढ़े हैं 1/U + 1/V = 1/F, ठीक है। और यह जो फार्मूला है ये फार्मूला ऐसे ही फार्मूला हम लेंस के लिए पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, तो प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है। 1/U + 1/U माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। 1/U - 1/V = 1/F, यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ठीक। यह होता है लेंस के लिए। तो आगे हम इससे पढ़ेंगे लेंस के बारे में, पहले हम दर्पण को ख़त्म कर लें। और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या किससे इंडिकेट करते हैं, तो कैपिटल R से। कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपने पढ़ा है, अभी ऊपर पढ़ा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण जो होता है ऐसे होता है ना, ऊपरी हुए भाग पर कलाई की जाती है। ये साइड कौन सा हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, तो लेफ्ट साइड का मतलब निगेटिव वस्तु किधर रखी जाएगी, इसके चिकने सतह के साइड ना रखी जाएगी, चिकना तल जो है उस साइड रखा जाएगा। तो वस्तु किधर रखा जा रहा है, तो लेफ्ट साइड का मतलब निगेटिव, यानी वो फोकस दूरी किधर होगी, इधर ही होगी, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो निगेटिव में होगी। किस में होगी, निगेटिव में होगी। और इसकी वक्रता त्रिज्या कैसे किधर होगी, तो वक्रता त्रिज्या भी तो इधर ही होगी, क्योंकि घुमाव तो इधर है ना। और एक गोलीय कोश का भाग है, तो जो गोलीय कोश का भाग है यानी उसकी जो त्रिज्या होगी इसकी वही त्रिज्या इसकी भी होगी। तो C यानी R = निगेटिव। तो जो अवतल दर्पण है जो R = 20 दिया है वो कैसा होगा, माइनस में होगा। और यह भी क्या होगा, माइनस में होगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या था, तो स्मॉल f था और 20 हो जाएगा -20 में, और /2 था। तो इसे माइनस कट जाएगा, और ये भी माइनस है ना, माइनस में रख लेते हैं। तो -F = -10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्लियर हो जाएगा और बच जाएगा हमारा F = 10, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा B, राइट आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है ना। और एक बात तो हम आपको क्लियर नहीं कर पाए हैं, देखिए क्लियर कर दें। जो हमारा देखिए जो उत्तल दर्पण जो होता है ना, मान लीजिए है इसके अवतल धंसे हुए भाग पर, इसके धंसे हुए भाग पर क्लिक कर देते हैं। जो अवतल दर्पण जो होता है इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये वक्रता त्रिज्या तो इसकी इधर होती है, क्योंकि ये गोली को इसका भाग है। और ये जो गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या वही होती है जो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है। यानी ये गोलीय दर्पण है, इसकी जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इसकी भी होगी, क्योंकि अभी इसका कटा हुआ भाग है ना, वक्रता त्रिज्या। और जो फोकस दूरी होगी या वक्रता केंद्र होगा वो भी इसी का भाग होगा, जो इसी का होगा, ठीक है ना, जो गोलीय दर्पण है। ठीक, तो मान लीजिए हमारा जो है उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, तो इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी, वक्रता त्रिज्या इधर होगी ना, इधर होगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पॉजिटिव में होगी कि निगेटिव में। तो ये लेफ्ट साइड है ना, हम क्या बताए थे अभी कि लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये किधर है, राइट साइड में है ना, तो राइट साइड इसका मतलब प्लस में होगा, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी, प्लस होगी। उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा, फोकस दूरी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, क्योंकि इधर है ना, ठीक है ना। और प्रतिबिंब के इसमें क्या बनता है, तो पॉजिटिव बनता है। तो इसका जो भी जो है ये भी पॉजिटिव होगा। अब इसको आप थ्योरेटिकल समझे थे, अब इसको प्रैक्टिकली समझ लिए चित्र के अनुसार। अब आपको यह कभी भूल नहीं सकता अगर आप अच्छे से इसे समझने की कोशिश करें। तो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, हम फिर से दोबारा एक वीडियो अपलोड करेंगे, फिर से दोबारा समझाएंगे, ठीक है। और जो वस्तु इधर रखी जा रही है ना लेफ्ट साइड, तो इसका जो चिन्ह होगा, निशान होगा, ये क्या होगा, निगेटिव में होगा, सिर्फ एक ही निगेटिव होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 है, ठीक है ना। तो देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम क्या बताए हैं, प्लस में होती है ना, प्लस में होती है, जो कि क्वेश्चन मार्क में है। अब फोकस दूरी f जो होती है वही प्लस में होती है ना, यानी +10 दे दिया है पहले से ही ना। अब क्या पूछ रहा है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी ना पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, R=2f, हम आपको बताए थे ना, हाँ बताए थे। दोनों प्लस में होता है, दोनों प्लस में कर लेते हैं भाई, ये प्लस में। अब क्या दिया है, इसमें f दिया है ना, तो हम इसमें 2 × f कमांड रख लेंगे 10। अब 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो R कमांड क्या आ जाएगा, +20 आ जाएगा। +20 दिया है कहीं, +20 वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या +20 फोकस दूरी। रुक जाइए, देखिए हमारा उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, इसके धंसे हुए भाग पर क्लिक कर रहे हैं ना, वक्रता त्रिज्या, सॉरी रुकिए, जो इसकी जो f जो होता है सदैव धनात्मक होता है, ठीक है ना। देखिए वक्रता त्रिज्या उस खोखले गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण स्वयं एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसमें यही दिया है, जो जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो गोली दर्पण होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या उसी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसमें कुछ टॉपिक हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 है, ठीक है, यानी f=10 दिया है और ये है हमारा R। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। इधर हम वस्तु रखेंगे तो फोकस भी तो इधर ही, फोकस इधर होगा, ठीक है ना।
फोकस धनात्मक होता है वह प्रतिबिंब उधर ही बनता है, वस्तु यू का मान जो होता है निगेटिव में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ये है हमारा उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी इधर होगी ना, क्योंकि वस्तु इधर रखी जाएगी, ठीक है। इसके 10वें भाग को कलय किया जा रहा है अवतल, और इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी, इधर होगी। तो वक्रता त्रिज्या इसके लेफ्ट साइड में है ना, तो निगेटिव होगा ना। तो निगेटिव होगा तो देखिए क्या होता है, r इक्वल टू 2 × f होता है। r निगेटिव में है, निगेटिव ले लेते हैं भाई। उसके बाद से 2 × f, यानी 10, f का मान दिया है 10 दिया है, तो 10 × 2 इक्वल टू 20, और r का मान निगेटिव लेना है ना, तो निगेटिव ले लेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -20, यानी -20 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में दिया है हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि दिया है 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, क्या चीज़, फोकस दूरी, और पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या यानी r और f में क्या संबंध होता है, हमने पहले ही बता दिया है। r और f में संबंध यही होता है कि f जो होता है r का आधा होता है, या r जो होता है f का 2 गुना होता है। ये आप कभी मत भूलिएगा, यह एक फार्मूला है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। जो स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RRB NTPC, RRB ग्रुप डी, DRDO MTS, या एनी वनडे एग्ज़ाम जिसमें साइंस सिलेबस में है और बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ज़रूर याद करें, इसे इग्नोर ना करें और नोट करें। और हाई स्कूल के छात्र तो अवश्य ही उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइट चैप्टर, जिसमें से हम ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो था तीसरा हल हो गया, यानी जो इसमें ऑप्शन था ये राइट आंसर था, ठीक है ना। अब देखिए चौथा नंबर का क्या है, चौथे में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये देखिए 2011 के और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा है, 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उपरोक्त तीनों। तो इसमें आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु से छोटा हुआ और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो दोनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाता है, ठीक है ना। देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ये है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये भी 2012 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और इसे आप ज़रूर ही हल करेंगे, नोट करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए जो है वस्तु की स्थिति पर ये बनेगा। पूछ रहा है उत्तल दर्पण के सामने रखी अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में दे रहा है कि दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से 2 गुनी दूरी पर बनेगा, या सी ऑप्शन जो है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर बनेगा, या डी ऑप्शन में दिया है कि दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो होगा दर्पण के पीछे, यानी वस्तु मान लीजिए ये जो हमारा उत्तल दर्पण है ना, वस्तु इधर रखी जाएगी और दर्पण के किधर कह रहा है, पीछे बनेगा। वस्तु यहाँ पे रखी जा रही है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो इधर बन जाएगा, इसके पीछे। कहाँ बनेगा, इसके पीछे, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और यह मिलता हुआ ऐसे प्रतीत होगा सिर्फ। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का यही पहचान है। आप अगर नहीं जानते हैं तो देखिए इसको भी हम बता दें, ये आखिरी में चलते हुए देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रतिबिंब
बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यह अधिकतर उल्टा तो बनता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्राप्त बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है ना। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है जब प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यह अधिकतर सीधा बनता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है तो उत्तल दर्पण में बनता है। हमने पढ़ा था अभी कि उत्तल दर्पण में बनता है। और कैसा बनता है? सीधा। वस्तु ए भी अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा। ए वाला ऊपर होगा और बी वाला नीचे होगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा उभरा हुआ तल है ना, अब प्रतिबिंब आभासी बनाना है ना, ओहो देखिए कौन सा साइड था? चिकना हुआ साइड है ना। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण, जो चिकना अवतल दर्पण से हम लेफ्ट राइट का निर्धारण कर लेंगे। उसके बाद से इसी के अनुसार हम ऐसे ही बना करके हम प्लस माइनस का निर्धारण करेंगे। ये नहीं कि हम कभी ऐसा बना दें कभी ऐसा बना दें और हम इसे लेफ्ट मान लेना है। लेफ्ट ये नहीं है, लेफ्ट वो है जिधर इसका झुकाव है। जिधर इसका झुकाव है वही इसका लेफ्ट है। और यहीं से हम कलाई करके इसका प्लस माइनस का निर्धारण करेंगे। अगर कलाई इधर कर दे रहे हैं तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। और इसे लेफ्ट मानेंगे ना, यानी इसका जो धंसा हुआ भाग है जिधर इसकी झुकाव है उधर हम लेफ्ट मानेंगे, ठीक। लेफ्ट मान लेते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखा देते हैं कि जो इधर झुका है उसे हम माइनस लेते हैं और जिधर उभरा हुआ भाग है उधर हम प्लस लेते हैं। तो अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु इधर रखी जाएगी तो यू का मान माइनस में लेंगे ना। जब इसमें और देखिए जब इस पर हम बस प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें प्रतिबिंब क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ऐसे जाएगा, टकराएगा और फिर ऐसे फिर से प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो है हमारा ये नीचे ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा, यानी उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। और इसमें क्या होगा उत्तल दर्पण में। चलिए फ्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे इससे आगे अगला जो भी हमें पढ़ना है। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और ये भी जो कि 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? देखिए फोकस दूरी 12 है, ठीक ना। उत्तल दर्पण कह रहा है फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस होती है ना, 12 है। और वक्रता दर्पण की पृष्ठ की त्रिज्या यानी वही वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो ये हमेशा निगेटिव होती है ना, निगेटिव। इसी दाखिलदार से भाग पर कलई की जाती है और उभरा हुआ तल चमकदार होता है तो उभरे तल की तरफ वस्तु रखी जाती है। और वक्रता त्रिज्या तो उभरे हुए निगेटिव की तरफ होती है, यानी झुके हुए तल की तरफ होती है। झुका हुआ तल निगेटिव में लिया जाता है तो आर का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अब हम इससे निकाल लेंगे आर इजिकल टू 2 इंटू 12 यानी 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा तो आर का मान निगेटिव में लिया जाता है माइनस 24 हो जाएगा। यानी आंसर जो होगा हमारा 6 नंबर वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की उत्तल यानी उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या दर्पण के उत्तल। अच्छा उत्तल पृष्ठ क्या होगा? देखिए इसमें सिर्फ वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो आर का मान माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 24 होगा, ठीक है। लेकिन उत्तल पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि ये देखिए हमारा 10 भाग पर कलई की जाती है। अब उत्तल मतलब क्या होता है? अभी परिभाषा हम पढ़े, उत्तल यानी उभरा हुआ होता है। तो इस उत्तल पृष्ठ का अगर वक्रता त्रिज्या निकालें तो इधर का जो अगर हम त्रिज्या जो होता है उसी को हम इधर ला दें तो ये जो होता है आर डैश हो जाएगा। आर डैश हो जाएगा तो इसे हम उत्तल पृष्ठ का वक्रता उस उत्तल पृष्ठ का त्रिज्या कहेंगे। और आर डैश का मान भी एवं इसी के सेम होता है, बस वो प्लस में हो जाता है तो प्लस में 24 हो जाएगा।
यानी वक्र पृष्ठ का जो त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।